उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना या कोई एक प्रोग्राम या कोई एक कार्य जिससे आप बहुत प्रभावित हुई हो, बहुत अच्छा लगा हो, और कोई एक काम जिसमें लगता है कि नहीं ये थोड़ा अतिवाद है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डीसी क्या फ़र्क है? कम इन प्लीज। वो टोकन हमें दे दीजिए और फिर कुर्सी बैठिए। ओके, दिस इज योर आइडेंटिटी नाउ, प्लीज बी सीटेड। इस नंबर के साथ जिसमें आपका नाम और कास्ट नहीं होगा, ये नंबर अब आपकी पहचान है। आप अपना इंट्रोडक्शन बोर्ड को दें जिस पे हम आपका इंटरव्यू आगे ले सकते हैं। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से किया है। सर, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में ही फिज़िक्स सब्जेक्ट से किया है। सर, मेरी हॉबीज़ में राइटिंग है। सर, मैंने UPSSC द्वारा आयोजित लोअर पीसीएस की परीक्षा में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत का पद प्राप्त किया है। अभी रिसेंटली UPPSC द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में मेरा चयन समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर हुआ है। ओके, कुछ और जोड़ना चाहेंगे? एनीथिंग इफ यू वांट टू ऐड, जस्ट आई एम गिविंग ए चांस, अपॉर्चुनिटी। सर, 2017 में मेरा सिलेक्शन SBI बैंक में एज एन एसोसिएट्स हुआ था और तत्पश्चात मेरा सिलेक्शन रीजनल बैंक में ऑफिसर स्केल 1 पे हुआ था। अच्छा, तो बहुत सारे सिलेक्शन आपने पाए। चाहती क्या है ज़िंदगी में? सर, जितनी मेरी एबिलिटीज़ हैं सर उन्हें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैक्सिमम जितना मैं डिजर्व करती हूँ अपना। तो EO के रूप में कोई एक्सपीरियंस रहा आपका, और या फिर जो अभी RO तो अभी ज्वाइन नहीं किया है आपने, शायद EO ज्वाइन किया है क्या? सर, अभी रिजल्ट आया उसका, अभी प्रोसेस चल रही है सर। अच्छा, इतनी बढ़िया पढ़ाई फिजिक्स 2014 में आपने किया था और हायर मतलब PG किया था, MSc की थी, और फिर देख रहा हूँ हिंदी लिटरेचर ले लिया। फिजिक्स की कुछ बातें याद हैं आपको? जैसे मैं एक छोटी सी बात, आपने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में सुना होगा। लगभग कितना है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, अगर हम पूरे उसकी बात करें यूनिवर्स की तो? सर, इसके विषय में जानकारी नहीं है। अच्छा, हॉकिंस को पढ़ा है आपने? सर, उन्होंने ब्लैक होल थ्योरी के बारे में कुछ कहा था। हाँ, और इधर बीच उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, चूँकि अब आप साहित्य की विद्यार्थी भी हो गई हैं। उन्होंने एक बात कही कि अगर जिस तरह से अभी चल रहा है जीवन, और इसी तरह अगर चलता रहा तो पृथ्वी रहने लायक काबिल नहीं रहेगी, इसलिए हमें अभी से सोच लेना चाहिए दूसरे ग्रह पे बसने की। इसको कैसे देखती हैं, क्या वो सही हैं? एक ऐसा विद्वान जिसने उन चीज़ों की खोज की जो नहीं जानता था, वो ऐसा कह के मर गया। तो आपका क्या मानना है एक फिजिक्स की जानकार होने के नाते और साथ में साहित्य पढ़ते हुए, कि आने वाले समय में हम दूसरा प्लैनेट ढूंढ लें, पृथ्वी तो अगले 100 साल में रहने लायक नहीं रहेगी? सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका इस बात से तात्पर्य पर्यावरण को लेकर रहा होगा कि मतलब फिजिक्स कहीं ना कहीं पर्यावरण इन्वायरमेंट से जुड़ी ही रहती है, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे शायद उन्होंने इस संदर्भ में कहा हो ये बात। ये जो हम इतने एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी हम मंगल जाते हैं, कभी हम चांद पे जाते हैं, सुना होगा फिजिक्स में आप, ये क्यों हम इतना करते हैं? व्हाट इज फिलॉसफी बिहाइंड इट? इतने सारे $बिलियन खर्च कर रहे हैं, और भी भारत जैसा देश इतना खर्च कर रहा है, हम क्यों करते हैं ये? सर, इस विषय में कभी सोचा नहीं उतना। अच्छा, अभी जैसे हम लोग जब फिजिक्स की बात करते हैं तो बहुत सारी संदर्भों का आता है, कुछ बहुत सारे थ्योरम की बात आती है, कुछ प्रिंसिपल्स की बात आती है। कहा जाता है कि ये जितने भी बात कही गई, जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो हम पढ़ते हैं एक सेब गिरा और न्यूटन ने खोज दिया, लेकिन भारत के उसमें कहा गया वो तो बहुत पहले से हम जानते थे, और एक भारतीय विद्वान को माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है बहुत पहले से उन्होंने बात की थी। नाम जानती हो उनका क्या, और उन्होंने क्या कहा था? सर, एग्जैक्ट तो नहीं, गेस कर सकती हूँ। प्लीज़। शायद आर्यभट्ट हो सकते हैं। नहीं, आर्यभट्ट नहीं थे। अच्छा, तो लगभग आप फिजिक्स से विस्मित कर चुकी हैं, है ना? अच्छा, अगर एक बात बताएं, एज ए फीमेल कैंडिडेट, हम बार बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये होता क्या है एम्पावरमेंट? सर, विमेन एम्पावरमेंट के कई सारे आयाम हैं, जैसे उसके आर्थिक पक्ष होंगे, सामाजिक पक्ष होंगे और सांस्कृतिक पक्ष होंगे। सर, ऐतिहासिक काल से महिलाओं की स्थिति इन तीनों आयामों में बहुत निम्न स्तर में रही है। तो सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों रूप से सशक्त करने की बात कही जाती है। मान लीजिए आप एक जगह पे DC लग गई, वहाँ की महिलाएं आप गई तो देखे बड़ी कमज़ोर हैं, आपको उन्हें एम्पावर्ड बनाना है, क्या करेंगी कि वहाँ की वुमेन एम्पावर्ड हो जाएंगी? सर, मुझे लगता है कि सशक्तिकरण का सबसे प्रथम आयाम तो है कि उन्हें शिक्षित करना।
जब वो शिक्षित होंगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी, वो अपनी स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों से वो परिचित होंगी और रोजगार के अवसर भी उनके लिए उतने अवेलेबल होंगे। तो सर मैं तो यही मेरा सर्वप्रथम कार्य यही होगा कि सरकार द्वारा जितनी योजनाएं महिलाओं से जुड़ी हुई क्रियान्वित की जा रही हैं सर, उन्हें सुचारू रूप से सुनिश्चित करना। और मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता अभियान या जागरूकता रैली का भी आयोजन करना चाहूँगी। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी देखी गई खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां महिलाएं साक्षर तो हैं लेकिन एम्पावर्ड नहीं हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन तो है लेकिन फिर भी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। एसएचजीज के बारे में सुना है आपने? एसएचजीज कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रही हैं? सर मैं प्रथम पक्ष तो ये कहूँगी कि महिला साक्षर तो हैं पर गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी नहीं है उनके पास। वो या तो इनरोलमेंट रेशियो अगर है भी तो ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ रहा है उनका। तो सर एसएचजी बेसिकली आर्थिक समूह होता है। सर एसएचजी के माध्यम से कुछ ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो शायद वो सर शिक्षा के महत्व को समझ सके। पहले मैं उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाऊंगी ताकि वो अपने स्तर पर, क्योंकि एक महिला दूसरी महिला को समझाने में ज़्यादा सक्षम होती है अगर वो सेम स्तर की है, तो सर मैं उन्हें अपनी तरफ से समझाऊंगी। तत्पश्चात मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने स्तर पर महिलाओं से बात करें इस संदर्भ में। अच्छा, आप साहित्य की भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, मार्क्स को भी पढ़ा होगा, और कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं कि कहा जाता है पर्सनल इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पर्सनल। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी साहित्य और थोड़ा इन विमर्श को देखते हुए अगर मैं केवल एक लाइन कहूँ कि पर्सनल इज पब्लिक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर जहाँ तक मेरी समझ, जितना मैं समझ पा रही हूँ सर, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति की जो पर्सनल व्यक्तिगत ज़िंदगी है सर, वो कहीं ना कहीं सामाजिक आसपास के समाज से सर वो जुड़ी होती है। उसके सारे व्यक्तिगत आयाम समाज से जुड़े ही रहते हैं। तो अगर उसकी व्यक्तिगत लाइफ में कुछ भी कोई भी मतलब घटना घटित होती है तो कहीं ना कहीं समाज उससे प्रभावित होता ही है। तो इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं मान लीजिए आप काम कर रही हैं किसी जगह पर और आपका अधिकारी जो है सीनियर वो मेल है और आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप बहुत प्रताड़ित हो रही हैं चूँकि आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, अपने तरीके से काम कर रही हैं, पर ही इज़ करप्ट। सो वो किसी भी तरह आपको परेशान करके हटाना चाहता है क्योंकि उसकी चीज़ों में आप रुकावट डाल रही हैं और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से रोकता है। कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगी? सर जो बड़े कार्यालय विभाग होते हैं वहाँ पर एक इंटरनल कमेटी होती है हैरेसमेंट के लिए। तो सर मैं पहले तो उन्हें अपनी तरफ से मैं बोलूँगी कि आप मतलब ऐसे कार्य ना करें और मेरे कार्य में ऐसी बाधा उत्पन्न ना करें। सर अगर वो तब भी नहीं मानते तो सर मैं इंटरनल कमेटी जो होती है विभाग की हैरेसमेंट के लिए सर वहाँ पे उन्हें सूचित करूँगी। तत्पश्चात वो कार्यवाही आगे की सुनिश्चित करें। विशाखा गाइडलाइन पढ़ा है आपने? जी सर। क्या है वो? सर विशाखा गाइडलाइंस सर यही है कि मतलब किसी भी विभाग में कार्यालय में महिलाओं से अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके प्रति जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए उस कार्यालय या फैक्ट्री के कर्मचारी मालिक की वो ड्यूटी होगी कि वो न्याय दिलाए उस पर। सर आरती का अर्थ क्या होता है? सर लव फॉर गॉड, हिंदी में बोलेंगे तो भगवान की उपासना में गाया जाने वाला भजन। एसडीएम्स को पहले गाड़ियों पे लाल बत्ती मिलते थे, वो हट गई, जिससे बच्चों का चार्म भी इस पोस्ट के लिए थोड़ा कम हो गया। आप क्या समझती हैं, ये महिमा मंडित करना था या समाज में ये सुनिश्चित करना कि एक बंदा कुछ अथॉरिटी के साथ चल रहा है और आप उस पद की गरिमा का ध्यान रखें? आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहेंगे? सर पहली बात तो ये लाइट हटने से डीसी के लिए लोगों का मतलब आकर्षण ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी। जो लोग सिविल सर्विसेज को एक जनता की सेवा के लिए अपनाना चाहते सर, उनके लिए तो आज भी वो उतना ही महत्वपूर्ण पद है। रही बात सरकार की, तो सर उन्होंने ये पद इसलिए किया है ताकि जो मतलब नॉर्मली ये रहा है सिविल सर्वेंट्स में कि वो अभिजात्यता की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। ये व्यक्ति पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा कि वो तो उसकी सोच है कि वो अपने आप को एलीट क्लास का समझने लगे। इसमें एक मतलब ये तो जनरलिटी हो गई ना कि आपने सबकी गाड़ियों से हटा दिया। मैं बहुत जुड़ के रहना चाहता हूँ समाज से, लेकिन मेरी बत्ती लगने से या हट जाने से उस व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ जाएगा? क्योंकि लोग सिस्टम, लोग जो उसको मैनिंग कर रहे हैं वो सब सेम है, कोई नहीं बदला, केवल बत्ती हट गई बस। सर जैसा कि आपने कहा कि आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है,
सर जैसे जो इंसान सेवा भाव से आया है इस नौकरी में, उससे वो लाइट हो या ना हो, उससे इस बात से फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के इस निर्णय से एक जो सेवा भाव वाला आईएएस ऑफिसर होगा या एसडीएम होगा, उससे इस बात से फ़र्क पड़ेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डीसी क्या फ़र्क है? सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सर न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जबकि डिप्टी कलेक्टर को सर वो अपने संविभाग में राजस्व विभाग का उप संभाग में राजस्व विभाग का तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनमें क्या विभेद है? सॉरी सर। अच्छा, फिजिक्स कुछ याद है, सब भूल गई, काफ़ी साल हो गए। जी सर। छोटे छोटे प्रश्न। अभी एसएसएलवी लॉन्च किया था इसरो ने, क्योंकि साइंस की हैं तो वो माइंडसेट बदलता नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे रिवॉल्वर चलाना एक बार सीख लें तो छूटती नहीं वो चीज़, निशाना ठीक ही लगता है। एसएसएलवी का क्या रोल है भारत? इसरो क्यों एसएसएलवी की तरफ जा रहा है जब उसके पास पीएसएलवी जैसा रॉकेट लॉन्चर पहले से मौजूद है? एसएसएलवी की उपयोगिता क्या है? सर इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। अच्छा, क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स में क्या अंतर है? सॉरी सर। अच्छा, मैथ्स कैसा था? मैथ्स में इंटरेस्ट फिजिक्स के मुकाबले कम रहा होगा, तभी आपने फिजिक्स का चयन किया। सर ठीक, मतलब इंटरेस्ट तो उस वक्त था, लेकिन अभी थोड़ा। अच्छा, एक ऑपरेटर होता था जिसको डिफरेंशिएशन में d/dx से दिखाते थे, क्या बताता है वो, क्या मेजर करता है? मुझे एक टंकी में पानी भरा हुआ है, उसकी ऊंचाई समय के साथ बदल रही है, इस बात को मैथमेटिकली दिखाना है, कैसे दिखाऊं? सर e⁻x। कानपुर गंदा शहर है, गंदा शहर है, प्रदूषित कह सकते हैं। आप क्या करेंगे? वहाँ आपको कुछ अधिकार दिए गए पर्यावरण में सुधार करने के लिए, क्या करेंगे आप? सर कानपुर में जो प्रदूषण की समस्या है, एक तो वायु प्रदूषण की समस्या है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जल प्रदूषण की समस्या है। सर कानपुर उन्नाव से सटा हुआ है, तो उन्नाव में जो लेदर फैक्ट्रीज, जो चमड़ा उद्योग है वहाँ पर, तो सर उससे एक तो जो रासायनिक जल जो बाहर निकलता है सर, वो जाजमऊ नाले में सीधा आ जाता है, तो सर वो एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ की। सर दूसरी समस्या ये है कि वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ लगी हैं सर, वहाँ से जो प्लांट्स काम कर रहे हैं सर, उनका भी गंदा पानी जाता है। और तीसरा ये है कि सर, ये तो समस्या हुई, समाधान आपका समाधान? सर समाधान जो फैक्ट्रीज़ या टेनरीज हैं सर, उनके मिल मालिकों से इस संदर्भ में गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा, और उन्हें वर्तमान के अधिकारी को आप, अधिकारी जो बैठे हैं, क्या वो ये काम नहीं कर रहे? अभी भी जो वर्तमान में वहाँ पे पदस्थापित लोग होंगे वो भी तो ये काम कर ही रहे होंगे, इसमें क्या विशेष है? आप क्या विशेष योगदान देंगे? आपका चयन क्यों किया जाए? आप जब तक कुछ विशेष नहीं करेंगे, आपका चयन क्यों किया जाए? सॉरी सर। एक आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से, हिंदी लिटरेचर में आपने साहित्य में आपका प्रिय साहित्यकार कौन है? सर कबीरदास जी। कबीरदास जी, उनके दो दोहे सुनाए। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली, जो पीस खाए संसार। तो इससे क्या संदेश मिलता है एक ब्यूरोक्रेट के रूप में? अगर आप इससे क्या प्रेरणा ग्रहण करती हैं इन दो वाक्यों से? सर ये मतलब ये आडंबर का विरोध कर रहे हैं इस दोहे में, तो मुझे लगता है कि एक प्रशासक को ऊपरी दिखावे से और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सर यही संदर्भ निकल रहा है सर। थैंक यू। आरती, जी सर। अपने नाम का दो पर्यायवाची बताइए। आरती। सॉरी सर। अच्छा, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, आलोचक भी कहते हैं कि संविधान ने महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया, पूरा न्याय नहीं किया। सही कहते हैं या गलत कहते हैं? सर संविधान ने अपने दिशा निर्देश तो जारी कर दिए हैं सर, ये सरकार पर और लोकतंत्र पर निर्भर करता है कि वो हमें कितने अधिकार वास्तविक रूप से प्रदान करती है। मतलब संविधान ने न्याय कर दिया है, सरकारें नहीं कर रही हैं। सरकार अपने क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं कर रही हैं। अच्छा, संविधान में क्या क्या प्रोविज़न है जो आपको ऐसा फील करवाता है कि नहीं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है? सर आर्टिकल 15 का भाग 2 जो ये कहता है कि किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे महिलाओं को जाने से नहीं रोका जाएगा। अच्छा, उसमें तो पुरुषों के लिए, मतलब लिंग न तो पुरुष के साथ है ना महिलाओं के साथ। महिलाओं के संदर्भ में कह दिया। और सर आर्टिकल 16 जो है वो अवसर की समानता की बात कर रहा है, रोजगार में अवसर की। और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, तो वो महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही प्राप्त है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से महिलाओं को फ़ायदा होगा या समाज के सभी वर्ग को फ़ायदा होगा? सर मुझे लगता है महिलाओं को, सभी वर्गों को फ़ायदा होगा, खासकर मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को।
अच्छा, कि समाज के किसी वर्ग का नुकसान भी तो होगा ना उससे? किसका नुकसान होगा? सर मुझे लगता है जो पुरुष होंगे समाज के, उनको ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा, उनको नुकसान होगा। नुकसान ऐसा माना जा सकता है। अच्छा, ठीक है। आपकी फेवरेट कवि कौन है? सर मैं तो कबीरदास जी को ही ज़्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ। अच्छा, कोई और दूसरे नंबर पर? सर तुलसीदास जी को भी पसंद करती हूँ। अच्छा, लिखना आपकी हॉबी है ना? जी। कुछ लिखा आपने हाल में भी? जी। क्या लिखा है, सुनाइए, 4 पंक्तियाँ। जी सर। कई रोज़ हलचल सी रही मन में, देखा जब खुद को वह न पाया उस रोज़। सब कितना कुछ शेष था पर वह बिखरा ही रहा। सब कुछ कह देने की चाह में कह देने का संकट था। इतनी दूरी खुद से क्यों, इतनी असहजता, जीवन की यह भयावहता कि रात और गहरा गई। कब लिखा था आपने? सही हो गए, 1-1.5 महीने हो गए। ठीक, बहुत बढ़िया सर। 2023 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ का एक बॉडी है, किस वर्ष के रूप में मना रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर। तो मिलेट्स को सुपर क्रॉप क्यों कहा जाता है? सर मुझे इसका एग्जैक्ट तो आंसर नहीं पता, पर मैं गेस कर सकती हूँ। बताइए। कि सर मुझे लगता है कि ये पोषण के लिए ये टर्म यूज़ किया गया कि पोषण के लिए, और सिर्फ किसी एक चीज़ के लिए तो किसी को सुपर क्रॉप नहीं कहा जाएगा। सुपर का मतलब हो गया कि वो ऑलराउंडर होगा। और भी कुछ है इसमें? सर इसके अंतर्गत बहुत सारी खाद्य फसलें आती हैं, तो सर ये हो सकता है कि सारी फसलों को मिला करके उनके गुणों के आधार पर ये शब्द दिया गया हो। यूपी में वुमेन हेल्पलाइन नंबर कितना है? सर 1090। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर? सॉरी सर। आप कानपुर शहर से आती हैं। जी सर। कानपुर शहर के विषय में कहा जाता है कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ समस्याएं हैं। बिकरू जैसा कांड भी हुआ था वहाँ, और महिला सुरक्षा को लेकर के कुछ ज़्यादा ही असंवेदनशील माना जाता है उस शहर को। तो आप मान लीजिए कानपुर शहर में सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में पोस्टेड हैं, डिप्टी कलेक्टर कम सिटी मजिस्ट्रेट। तो महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? सर सर्वप्रथम तो मैं जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इस विषय में, उन्हें सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की कोशिश करूँगी। और सर दूसरा ये है कि मैं अपने स्तर पर जो हमारे यहाँ के सर्कल ऑफिसर होंगे सर, उनसे मिलकर के इस संबंध में कुछ उपाय करने का प्रयास करूँगी। और पुलिस कर्मियों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करने की या प्रशिक्षण देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सर ऐसा माना जाता है कि पुलिस कर्मियों में संवेदनशीलता का कुछ अभाव होता है। सर चौथा कदम मैं ये उठाऊँगी कि एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को भी सशक्त करने का प्रयास करूँगी। आत्मरक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे उनको सिखाने के लिए? आप तो आर्थिक रूप से सशक्त कर देंगे, शारीरिक रूप से आत्मरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी सर। अच्छा, आपके यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत क्या चीज़ें शामिल हैं? सर चमड़ा प्रोडक्ट, लेदर। चमड़ा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने महिला आंचल पढ़ाई होगा, उसका कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? सर डॉक्टर प्रशांत। क्यों? सर मुझे लगता है कि उनके पास एक बेहतर करियर ऑप्शन था, लेकिन वो सेवा भावना से प्रेरित होकर के उन्होंने ग्रामवासियों की सेवा का निर्णय लिया, और गांव में ही आकर उन्होंने डॉक्टर या अस्पताल की मतलब रोगियों का इलाज करने की कोशिश की। तो मतलब आपको भी कल अगर शहर छोड़ करके गांव में सरकार पोस्टिंग दे दे तो आप मतलब कोई दूसरा जॉब नहीं पकड़ेंगे? जैसे अभी आपने अचीवमेंट गिराया कि मेरा इस पे सिलेक्शन हो गया, इसमें सिलेक्शन हो गया, तो क्या हम उम्मीद करें कि कल आपकी पोस्टिंग गांव में हो तो आप किसी और सिलेक्शन के पीछे नहीं जाएंगी, वहीं बैठ करके सेवा करेंगी जनता की? सर पीसीएस मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है सर, इसके बाद मैं यहीं पर सेवा करना चाहूँगी। अच्छा, अभी मेंटल हेल्थ केयर को लेकर के NHRC ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है। उसने कहा है कि सरकार के द्वारा जो 46 हेल्थ केयर सेंटर्स चल रहे हैं उनमें जो मेंटल पेशेंट्स हैं उनकी स्थिति बड़ी अमानवीय है और दयनीय है। तो आप मान लीजिए एक चीज़ बताइए कि यदि आपको यह मौका मिले, अवसर मिले, तो मेंटल हेल्थ केयर को सुधारने के लिए जो बताया गया है, क्या क्या कदम आप उठाएंगे? सर सर्वप्रथम तो जो मानसिक रोगी होते हैं सर, उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण बहुत नकारात्मक होता है। तो पहले तो ज़रूरी है कि समाज के लोगों में ऐसे रोगियों के प्रति संवेदनशीलता जागरूक की जाए। तो सर इसके लिए मैं लोगों को मतलब बताऊंगी कि मानसिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति है वो समाज के लिए समस्या नहीं है, बल्कि उन्हें एक अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता है। और सर मैं कोशिश करूंगी कि जो इस क्षेत्र में जो NGO कार्य करती हैं,
क्योंकि सर वो इस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड होंगी, तो सर मैं उनकी सहायता लूँगी कि वो लोगों की प्रवृत्ति या लोगों की अभिवृत्ति को चेंज करने का प्रयास करें। सर तीसरा कदम मैं उठाऊँगी कि जो सरकार ने इस संदर्भ में जितनी भी योजनाएं या फिर जितने भी नियम कानून दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित करूँगी। जो सुसाइड को लेकर के क्या है अभी नियम कानून क्या है सुसाइड को लेकर के, और वो उसको किस श्रेणी में आप रखिएगा? एज ए क्रिमिनल ऑफेंस रखिएगा या मेंटल डिसऑर्डर के रूप में रखिएगा, मेंटल उसको इलनेस के रूप में रखिएगा? सर अगर मेरा नज़रिया जाने हो तो मैं इसे मेंटल इलनेस के तौर पे रखूँगी। सरकार के द्वारा क्या कहा गया है इसके संदर्भ में, क्या है अभी इसको लेकर के प्रोविजंस? सॉरी सर, इसका ज्ञान नहीं है। भारत में लोकतंत्र का मंदिर है संसद, वहाँ किसी न किसी मुद्दे पर विदेशी रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग, संसद बाधित कर दिया गया। भाई बाधित हुआ, काम बाधित हुआ तो करोड़ों रुपए फूक गए। तो कहीं ना कहीं यह चीज़ नहीं दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है। आप सोचते हैं कि भारत का लोकतंत्र मैच्योर नहीं हुआ है? सर यहाँ पर लोकतंत्र से तात्पर्य संपूर्ण जनता से होगा, ना कि केवल सांसद से होगा। लोकतंत्र क्या है फिर? जनता अगर है, सांसद कौन है? लोकतंत्र है क्या? क्या होता है डेमोक्रेसी का? वो क्या डिफिनीशन क्या है? सर जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तो फिर जो प्रतिनिधि गए हैं वो हमारा ही प्रतिनिधि है ना, हम ही ना चुन करके उनको भेजा हमारे ऊपर शासन करने के लिए। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनता होती है और प्रतिनिधि तो हम नहीं चुन के भेजा ना। तो आपको क्या लगता है कि भारत का प्रजातंत्र जो है वो अभी बाल्यावस्था में है या प्रौढ़ावस्था में है? सर मुझे लगता है सर ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है, जहाँ पर क्योंकि सर अभी हमारी जनता उतनी जागरूक नहीं हुई राजनीति को लेकर के, उनकी समझ उस स्तर पर नहीं है कि वो एक सही व्यक्ति का चुनाव कर सके। सर अच्छा, अभी मैरिज एज को लेकर, बालिकाओं की जो मैरिज एज है उसको लेकर कहा जा रहा है कि एज बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी संभावनाओं को निराकृत किया जा सकता है, चुनौतियाँ भी हैं, यूसीसी एंड ऑल। आप इसको सपोर्ट करती हैं या नहीं, हाँ या ना, कि अगर जो महिला वैवाहिक उम्र है उसको बढ़ाया जाए? सर मैं इसके पक्ष में ही बोलना चाहूँगी कि महिलाओं की उम्र बढ़ानी चाहिए। क्यों? विवाह की सर क्योंकि जैसे हम अभी इकोनॉमिकली जो लोग फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है सर, तो सर वो क्योंकि 18 से पहले अगर वो विवाह की अनुमति देंगे तो कहीं ना कहीं उन पर सरकारी कार्रवाई हो जाती है। तो सर जैसे 18 की होती है लड़की, सर उन पे प्रेशर नहीं होता, अब वो उसकी शादी कर देते हैं क्योंकि उनके पास फिनेंशियली इतने वो स्ट्रांग नहीं है कि लड़की को पढ़ा सके। तो सर उनका ये कार्य होता है कि 18 की लड़की हो और उनकी शादी कर दी जाए। सर जब एज बढ़ेगी तो लड़की के पास शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी अभिवृत्ति में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि सर मुझे लगता है कि 2-3 साल एक अच्छा पीरियड होता है व्यक्ति की सोच को बदलने की। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना या कोई एक प्रोग्राम या कोई एक कार्य जिससे आप बहुत प्रभावित हुई हो, बहुत अच्छा लगा हो, और कोई एक काम जिसमें लगता है कि नहीं ये थोड़ा अतिवाद है? सर जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी सही लगी मुझे। जैसे भूमाफियाओं पर इन्होंने कड़ी कार्रवाई करी है, लगभग 1800 करोड़ रुपए की जब्ती की है इन्होंने भूमाफियाओं से। तो सर मैं इस कदम की प्रशंसा करूंगी सर। और नकारात्मक तौर पे सर मुझे लगता है कि अभी उन्हें सर धार्मिक मामलों में थोड़ा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत है। थैंक यू, वी कैन गो नाउ। थैंक यू।